हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, इसमें हम स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली वेव्स। तो स्टूडेंट्स, डी ब्रोगली वेव्स हमने स्टडी किया हुआ है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज नोन एज डी ब्रोगली वेव। तो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि डी ब्रोगली वेव्स में आपने स्टडी किया था कि लैम्डा की वैल्यू h अपॉन एम वी होती है, क्योंकि जो मूविंग जो पार्टिकल है उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड रहती है। तो डी ब्रोगली ने यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये सभी कैसा बिहेव करते हैं, ये कैसा नेचर शो करते हैं, ये ड्यूल नेचर ये शो करते हैं। ड्यूल नेचर मीन्स, ड्यूल नेचर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका कैसे बिहेव करेगा, एक पार्टिकल की तरह बिहेव भी करेगा और साथ में एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो ये ड्यूल नेचर शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कब करता है, तो वो हमने निकाल दिया था इक्वेशन। क्या निकाली थी आपने? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हमने यही प्रूव किया था। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें हमने यही स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन हमने निकाला था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो स्टूडेंट्स, ये हमने स्टडी किया था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में कि अगर ये कोई आपके पास यहाँ पर मान लो कोई एक फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये कोई मेटल है और यहाँ पर एक फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है। जब भी हमने यहाँ पर लाइट इंसिडेंट की और लाइट की जो वैल्यू थी E इज इक्वल टू एच न्यू इंसिडेंट की, तो उसके बाद आपको पता है कि आपको वर्क फंक्शन, आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको वर्क फंक्शन का भी आपको मालूम है कि वर्क फंक्शन कितना आपको करना पड़ेगा। तो जब इस सरफेस से जब बाहर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो विद काइनेटिक एनर्जी वो क्या करता था, मूव करता था। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या इसके बराबर थी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो वो पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। फोटोन, जब आपने फोटोन की एनर्जी को यहाँ पर इंसिडेंट किया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो विद द काइनेटिक एनर्जी वो क्या किया, मूव किया। क्योंकि अब कोई जो पार्टिकल है वो विद काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, वो मोशन में आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन वाली एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने पता कर लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब डेविसन एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो इसमें इन्होंने यही स्टडी किया है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में हमने यही प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, की जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या वेव नेचर वो शो करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंटल यहाँ पर सेटअप किया था। तो मैं अब आपको इसका डिटेल में आपको मैं बता रही हूँ एक्सपेरिमेंटल सेट। ये एक हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन गन ले रहे हैं और ये फिलामेंट है। ठीक है, ये यहाँ पर ये क्या है, F इज फिलामेंट, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन गन। तो जो स्लो मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट में हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ थर्मोनिक एमिशन, जो थर्मोनिक हीट की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, एमिट होंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन आपको पता है, आपको यहाँ पर हीट अप्लाई करना पड़ेगा। एक और दूसरा डायग्राम है वो भी हम स्टडी करेंगे, वहाँ से भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो स्लो मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गन क्या कर रही है, एमिट कर रही है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ पर फॉल करेंगे, निकल क्रिस्टल के ऊपर यहाँ पर फॉल करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर एक निकल क्रिस्टल हमने लिया है, कट अलोंग क्यूबिकल एक्सिस एट ए पर्टिकुलर एंगल। क्यूबिकल एक्सिस
ऐसे करके आपने इसको ये यहाँ से कट किया हुआ है, निकल क्रिस्टल कट अलोंग क्यूबिकल एक्सिस एट ए पर्टिकुलर एंगल। तो ये जो आपके पास यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो फिलामेंट से आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गन इनको एमिट कर रही है और कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, ये निकल क्रिस्टल। ये हमारे पास निकल क्रिस्टल है, निकल क्रिस्टल है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर ये जो एंगल है ये ग्लांसिंग एंगल बनेगा। निकल जो क्रिस्टल है उसके ऊपर और इंसिडेंट बीम के बीच में जो एंगल जो फॉर्म होगा, निकल क्रिस्टल और इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम ग्लांसिंग एंगल हम कहते हैं। इसको हम इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्ट होंगे, स्कैटर्ड होंगे, वो कहाँ पर रिसीव होंगे। यहाँ पर हमने एक डिटेक्टर हमने यूज़ किया है, दिस वन, ये डिटेक्टर, दिस इज डिटेक्टर। Detector which can be positioned at any angle by rotating it about the point of incidence। अब किसी भी एंगल से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्कैटर्ड हो सकते हैं और कहाँ पर रिसीव्ड होंगे, डिटेक्टर पर वो रिसीव होंगे। तो यहाँ से ये आपके पास क्या है, ये स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने बता देना है ये हमारे पास। तो जो स्कैटर्ड बीम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम एंगल ऑफ स्कैटरिंग उसको हम फाई से हम कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर जो इस सरफेस जो इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और निकल क्रिस्टल के बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल भी हमारे पास कौन सा एंगल होगा स्टूडेंट्स, ये भी थीटा होगा। तो फाई क्या है, फाई हमने किसके लिए लिया है, स्कैटर्ड एंगल, फाई, यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इसके लिए हमने फाई से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फाई इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो फाई एंगल है वो कितना भी हो सकता है, यहाँ से 30 डिग्री पर एंगल क्या हो रहे हैं, 30 डिग्री एंगल पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे हैं, 45 डिग्री एंगल से हो रहे हैं, 65 डिग्री से एंगल से इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहे हैं। कहाँ पर रिसीव होंगे, डिटेक्टर पर रिसीव होंगे। तो ठीक है, ये आपने इसको बताना है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो क्लासिकल जो फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स क्या बताया गया है, क्योंकि जो क्लासिकल जो फिजिक्स में आप क्या स्टडी करते हो, क्लासिकल फिजिक्स में आप स्टडी करते हो हमेशा माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं, जहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल लॉज हमने स्टडी की हैं, प्लानिटरी जो मोशंस आप स्टडी करते हैं, न्यूटन जो लॉ हमने स्टडी किए हैं, वो सारा आपका क्लासिकल फिजिक्स में आ जाता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में यही बताया गया था स्टूडेंट्स कि जितना भी जो इंटेंसिटी रहेगी स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ऑल स्कैटरिंग एंगल्स विल बी सेम। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ऐसा ही बताया गया है कि अगर कोई हेवनली बॉडी है, कोई मैक्रोस्कोपिक कोई लार्ज बॉडी है, अगर उसमें से अगर किसी भी एंगल से अगर लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, तो कोई भी एंगल, तो जो इंटेंसिटी की जो वैल्यू रहेगी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम, तो वो सेम रहेगी हर किसी एंगल के लिए। एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, अगर आपके पास कोई मैक्रोस्कोपिक बॉडी है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, तो जो इंटेंसिटी मिलेगी हमारे पास वो सेम रहेगी, अप्रॉक्सीमेटली वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, हम इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करने लगे अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब हमने ग्राफ हमने यहाँ पर प्लॉट किया, किस किस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलेटिंग वोल्टेज, क्योंकि हम एक्सेलेटिंग वोल्टेज की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो इंसिडेंट एनर्जी की, इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्सेलेटिंग जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गन को हम क्या कर रहे हैं, जो वोल्टेज है वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं।
तो एनर्जी ऑफ जो इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा कि जब भी हमने ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इंसिडेंट बीम और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के बीच में, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंसिडेंट बीम है, इंसिडेंट बीम, और इस तरफ हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लेंगे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो यहाँ पर जो अप्लाई जो वोल्टेज थी वो 44 वोल्टेज, हमने इलेक्ट्रॉन गन को हम 44 वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में जो स्टूडेंट्स जो इंटेंसिटी थी स्कैटर्ड बीम की, तो वो इस तरह हमें मिली। ऐसे करके ग्राफ आपका आ रहा है, ऐसे करके ग्राफ बनेगा। और उसके बाद हमने दोबारा से इलेक्ट्रॉन गन को हमने जो नेक्स्ट जो वोल्टेज अप्लाई किया वो 48 वोल्टेज लिया, और यहाँ पर इंसिडेंट बीम। तो इस केस में जो इंटेंसिटी थी वो हमें थोड़ी सी ऐसे करके मिली और ऐसे। हर एक केस में जो इंटेंसिटी थी स्कैटर्ड बीम की वो अलग अलग यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इंसिडेंट बीम और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जो स्कैटर्ड जो बीम है यहाँ पर अप्लाइड जो वोल्टेज है वो 54 वोल्टेज है, और जो इंसिडेंट बीम तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है इस केस में, जो एंगल ऑफ जो स्कैटरिंग है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर हो रहे हैं वो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है 50 डिग्री, और अप्लाइड जो वोल्टेज है इलेक्ट्रॉन गन को वो है 54 वोल्टेज। तो इस केस में जो मिलने वाली जो इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम, तो वो मैक्सिमम मिली है। मतलब एक तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर ऑब्टेन्ड होगा, जो मैक्सिमम ब्राइटनेस। तो एक तरह से जब अप्लाइड वोल्टेज 54 वोल्टेज था तो उस केस में जो मिलने वाली जो इंटेंसिटी थी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम। और जब 64 वोल्टेज आपने अप्लाई लिया तो देखो एक्सीलेटिंग वोल्टेज की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, हम 40 वोल्टेज ले रहे हैं, 44 ले रहे हैं, 48 ले रहे हैं, 54 वोल्टेज ले रहे हैं, 64 वोल्टेज ले रहे हैं। तो हमने जो अप्लाइड जो वोल्टेज की वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये अलग अलग तरह की जो वैल्यूज़ है वो हमें मिल रही हैं। जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम है उसकी वैल्यू सेम नहीं है, बल्कि क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग पर। तो 64 वोल्टेज पर ऐसे करके ग्राफ आएगा और यूं करके ऐसे करके। तो ये स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ पर ग्राफ हमने प्लॉट किया है इंसिडेंट बीम और एक्सीलेटिंग वोल्टेज के बीच में। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो सेम नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट है, डिफरेंट एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर। यहाँ पर एंगल अलग होगा, यहाँ पर अलग एंगल होगा डिफरेंट। यहाँ पर एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना है, 50 डिग्री है, यहाँ पर अलग से एंगल होगा, कितना भी हो सकता है, 51 हो सकता है, 55 हो सकता है, ठीक है। तो आप डिफरेंट एंगल्स हम ले रहे हैं। एंगल ऑफ स्कैटरिंग की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंट है। तो यहाँ पर यही हमें पता लगा है कि जब हमने इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया विद कितने वोल्टेज पर एक्सेलरेट किया, कितनी हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की जो वैल्यू है कितनी रखी है, 54 वोल्टेज हमने रखी हुई है। और इसको हम कहाँ पर इंसिडेंट कर रहे हैं, इंसिडेंट ऑन निकल क्रिस्टल, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन गन को जो अप्लाई करने वाली जो वोल्टेज है वो 54 वोल्टेज है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन गन से कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गन से, ठीक है, मूव करके कहाँ पर फॉल कर रहे हैं, निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल कर रहे हैं। लेकिन जो अप्लाइड जो वोल्टेज थी वो 54 वोल्टेज थी। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिस वन थीटा प्लस फाई प्लस थीटा,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो पूरा जो एंगल है ये कितना होगा 180 डिग्री, ये एंगल रहेगा हमारे पास 180 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह है और आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारे पास यहाँ से ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग ये फाई एंगल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल है, तो टोटल ये कितना रहेगा, ये 180 डिग्री के बराबर रहेगा। तो 180 डिग्री के बराबर आपके पास ये एंगल आ रहा है 2 थीटा प्लस फाई। तो इस केस के लिए जब 54 वोल्टेज आपने लिया है एक्सीलेटिंग वोल्टेज, तो फाई एंगल ऑफ स्कैटरिंग किस एंगल पर जो लाइट जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, वो 50 डिग्री पर। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 130 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 65 डिग्री। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है थीटा की, ये थीटा की वैल्यू आ रही है 65 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 65 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जब व्हेन ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गन से आ रहे हैं, कहाँ पर इंसिडेंट कर रहे हैं, हम निकल क्रिस्टल के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 65 डिग्री। जब इस एंगल पर हम इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट कर रहे हैं निकल क्रिस्टल के ऊपर, तो जो मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड बीम की वो ऑब्टेन्ड होगी किस एंगल पर, 50 डिग्री पर। तो जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बीम वो मैक्सिमम किस एंगल पर आ रही है, 50 डिग्री पर आ रही है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक ब्रैग लॉ आपने स्टडी किया है, ब्रैग इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, हम ब्रैग इक्वेशन कि मैक्सिमम जो डाइफ्रैक्शन जो पैटर्न ऑब्टेन्ड हो रहा है तो उसकी हमने वैल्यू हमने यहाँ पर निकालनी है। क्योंकि निकल जो क्रिस्टल हमने लिया है, तो स्टूडेंट्स आपने ब्रैग लॉ आपने स्टडी किया हुआ है। ये इंटरप्लेनर ये हमारे पास निकल क्रिस्टल है और ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल्स हैं। और ये यहाँ पर इन दोनों क्रिस्टल्स के बीच में, क्रिस्टल के बीच में जो इंटरप्लेनर जो स्पेस है डी की जो वैल्यू रहती है स्टूडेंट्स वो 0.91 रहती है। तो जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे इस एटम के ऊपर, इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रही है। अनदर रे ऑफ लाइट आप लेंगे इसके बिल्कुल पैरेलल में इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रही है। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स ये है थीटा एंगल, ठीक है। ग्लेंसिंग एंगल किस किस के बीच में, इंसिडेंट बीम और सरफेस ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 65 डिग्री है। जब इंसिडेंट बीम 65 डिग्री से इस क्रिस्टल के ऊपर क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। और यहाँ से जो स्कैटर्ड बीम है जो फाई अगर 50 डिग्री है और ये भी आपके पास थीटा है, तो ये जो टोटल जो एंगल आएगा वो 180 डिग्री के बराबर रहेगा। क्योंकि आपने ब्रैग्स लॉ आपने स्टडी किया है केमिस्ट्री में भी, ये इंटरप्लेनर स्पेस रहता है बिटवीन द क्रिस्टल डी की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं ब्रैग फॉर निकल क्रिस्टल के लिए डी की वैल्यू कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास ब्रैग लॉ 2d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर अब n इज इक्वल टू 1 हम ले लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, क्योंकि पहले सेंट्रल मैक्सिमम आता है, फिर आप फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा आप निकालते थे, सेकंड निकालते थे, तो वहाँ पर n की वैल्यू आप 1 2 3 डाइफ्रैक्शन के केस में हमने स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 1 हम पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पर 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65 डिग्री, तो जो वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ रही है। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। तो ये वैल्यू इसको कैलकुलेट करके आएगी।
तो ये स्टूडेंट्स ये वेवलेंथ की जो वैल्यू है ये निकाल दी थी डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में, ये वैल्यू आई थी कि ये वेवलेंथ रहेगी। मालूम है वी नो दैट जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड विद ए पोटेंशियल वी वोल्टेज इज गिवन बाय, तो वहाँ पर हमने ये किया था 12.27 अपॉन वोल्टेज अनरूट। तो यहाँ पर एक्सीलरेटिंग वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज कितना है स्टूडेंट्स, 54 वोल्टेज हम ले रहे हैं। तो जब हमने इस वैल्यू में हमने इस वैल्यू को पुट किया लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन दिस अनरूट 54 वोल्ट, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये भी आपके पास 1.67 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ रही है। तो डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस था उसमें भी अगर हमने अप्लाइड जो वोल्टेज है 54 वोल्टेज जब हमने वहाँ पर वैल्यू पुट किया तो उस केस में मिलने वाला जो वेवलेंथ था और जो आपने डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हमने परफॉर्म किया और जब ब्रैग लॉ में हमने इस इक्वेशन को हमने पुट किया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो उस केस में जो मिलने वाला जो वेवलेंथ का जो वैल्यू था और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपने जब एक्सीलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को पुट किया तो उस केस में दोनों के केस में ठीक है जो रिजल्ट थे वो बिल्कुल क्लोज हैं एक दूसरे के, ठीक है, टू रिजल्ट्स आर इन क्लोज एग्रीमेंट विद ईच अदर, ठीक है। तो जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने ये प्रोवाइड कर दिया कि जो डायरेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल्स, कि कोई भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई वेव क्या है एसोसिएटेड है, तो उसी को ही हम क्या बोलते थे डी ब्रोगली वेव्स हम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप एग्जाम में डायग्राम इस तरह भी बना सकते हैं, यहाँ पर ये भी डायग्राम आप बना सकते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स ये एक इलेक्ट्रॉन गन है और इलेक्ट्रॉन गन को हमने यहाँ पर दिस वन इलेक्ट्रॉन गन में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एक फिलामेंट लिया है, फिलामेंट को हम हीट कर रहे हैं लो वोल्टेज, इस बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। तो जब यहाँ से आप इसको हीट करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे एमिट होंगे वो इस कॉलीमीटर में से पास होकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास होकर कहाँ पर फॉल करेंगे, निकल क्रिस्टल के ऊपर फॉल करेंगे, ठीक है। तो निकल क्रिस्टल के ऊपर जब फॉल करेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी एंगल से वो स्कैटर्ड होकर कहाँ पर जा रहे हैं, डिटेक्टर पर जा रहे हैं। तो यहाँ से जो एंगल की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है 50 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पर रिसीव होंगे, ये डिटेक्टर पर रिसीव होंगे, ठीक है। और आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ मैंने हाई वोल्टेज यहाँ पर लिखा है तो हम वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि जब हमने 44 वोल्टेज अप्लाई किया तो उस केस में जो स्कैटर्ड बीम जो इंटेंसिटी की वैल्यू थी वो थोड़ी कम थी। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी हमें किस वोल्टेज पर मिला है स्टूडेंट्स, 54 वोल्टेज पर हमें मिला है। और इलेक्ट्रॉन्स को आपने किस एंगल पर इंसिडेंट करना है, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास 65 डिग्री। जब हम 65 डिग्री से जो इलेक्ट्रॉन है निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ से जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग की जो वैल्यू है फाई की वो 50 डिग्री एंगल से वो क्या हो रहे हैं स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो जो यहाँ पर जो रिसीव होने वाली जो इंटेंसिटी होगी वो जो पैटर्न जो इंटरफेरेंस जो पैटर्न मिलेगा वो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, मतलब शार्प मैक्सिमम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलने वाली है स्क्रीन पर। तो यही इस केस में भी हमने स्टडी किया है। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए हमने फिर ब्रैग लॉ अप्लाई किया। तो ब्रैग लॉ में हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है वो दिस वन आ रही है, ठीक है। और जब हमने इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में इस वैल्यू को हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को हमने पुट किया कि जब हमने यहाँ से वोल्टेज को हमने वेरी किया तो हमने जो एनर्जी की जो वैल्यू थी, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कौन एमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गन क्या कर रही है एमिट कर रही है। तो अगर किस एंगल पर
थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री पर इंसिडेंट हुए, कहाँ पर, निकल क्रिस्टल पर, क्योंकि थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल किस किस के बीच में है, इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एंगल होगा और साथ में जो सरफेस रहेगा निकल क्रिस्टल का उसके बीच में जो एंगल रहेगा उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। जब 65 डिग्री पर हम क्या करेंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकल क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ से जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है और यहाँ से जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो 50 डिग्री होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रिसीव हुए, डिटेक्टर पर रिसीव हुए, तो यहाँ पर जो मिलने वाली जो इंटेंसिटी थी वो मैक्सिमम, मतलब एक तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ऑब्टेन्ड हुआ। तो जो आपने बता देना है, ये एक पूरा आपने एक वेरिफिकेशन प्रूव किया है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में कि जो मूविंग जो पार्टिकल है उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड रहता है। जो डी ब्रोगली ने बताया था, डी ब्रोगली ने यही बताया है कि ड्यूल नेचर, ठीक है, ड्यूल नेचर क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो वेव नेचर की तरह बिहेव भी कर रहा है और वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपने स्टडी करना है। ओके।